बड़ी कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, हमने यहाँ पे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी शुरू की थी, ठीक है, जिसमें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में एस्मा और सीओपीडी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है ये, जिसमें आपको एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटर्सिव ड्रग्स पढ़नी है, ठीक है। तो बेसिकली कफ के लिए होती है, ठीक है। तो देखो इसकी जो ये आपका कफ वाला रहेगा, इसमें बेसिकली आपके 2 वीडियोस में आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा पे डिटेल में बताना चाहती हूँ कि कफ बेसिकली होता क्यों है, ठीक है। तो जितना आज हो पाएगा इस वीडियो में, ठीक है, तो उतना अभी हम देखेंगे। तो पहले तो आपको पढ़ने की कफ जो है ये होता क्यों है, ये कैसे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कफ का है, ये कैसे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीटर्सिव और यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट जो है, इनकी जो इनमें जो ड्रग्स आती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन देखेंगे हम सारी इनकी, ठीक है। एक्सपेक्टेंट से क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और यहाँ पे एंटीटर्सिव की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सिंपल सा क्या है, देखो आपको पता है कि आपका कफ कहाँ कहाँ होता है। आपका नोज में जो होता है वो भी, वहाँ पे भी कफ होता है, ठीक है। एक तरह से म्यूकस तो होती है ना, तो थ्रोट में, ठीक है, और लंग्स में। तो यहाँ पे आपका म्यूकस की जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है। अब म्यूकस आपको पता है कि हमारे जहाँ पे ल्यूमेन वाला एरिया जो होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जहाँ पे ल्यूमेन वाला एरिया होता है, वहाँ पे कफ हमारा, ये सॉरी कफ नहीं, एक तरह से म्यूकस आप बोलो, म्यूकस सेक्रेट होता है, ठीक है। म्यूकस एक तरह से हमारा प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी होता है हमारी बॉडी का, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे आपने स्टमक में भी देखा था, वहाँ पे म्यूकस काफी सारा होता है जो हमें हमारे एच सेल्स को, एच सेल से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल आपको ये आपका रेस्पिरेटरी के अंदर आता है, तो यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी के रिगार्डिंग इसको पढ़ेंगे। तो देखो बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये वाली सेल्स जो है ये आपकी म्यूकस सेल्स है, ठीक है। पहले आपको थोड़ा फिजियोलॉजी में दिखा देती हूँ। यहाँ पे म्यूकस सेल है, म्यूकस सेल के नीचे आपकी सब म्यूकोसल सेल होती है, सब म्यूकोसल सेल ये वाली है, ठीक है, ये आपकी सब म्यूकोसल सेल है। और नीचे आपका यहाँ पे ये आपका कार्टिलेज है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। और यहाँ पे इसके ऊपर भी ऐसे एसिटीज होगा, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है सेम, यहाँ पे ल्यूमिन आपको सिंपल दिखा दिया है बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी मास सेल होती है नीचे, ठीक है। तो अब ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर वो होता है, आपका फिजियोलॉजी, आपका बोल सकते हो स्ट्रक्चर या एनाटॉमी होती है आपकी बॉडी की। अब देखो, अब आपने लिया एयर को इनहेल किया, ठीक है। जब आपने एयर इनहेल किया तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा शुद्ध ऑक्सीजन ही ले रहे हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें कुछ प्लूटेंट एरियाज, प्लूटेंट या पोलन ग्रेन्स होते हैं, या कोई भी एलर्जिक एजेंट्स हो सकता है, कोई इरिटेंट एजेंट हो सकता है, तो यानी नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी हो सकता है उसके अंदर जो आप इनहेल कर रहे हो। अब यहाँ पे हम, जब आपने कोई भी चीज़, आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल करते ही क्या होगा, ये यहाँ से इसको मतलब क्रॉस करेंगे, ठीक है, आपके लंग्स से होते जाए, आपके लंग्स से होते हुए आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आपके ये जो एयर है, जब इसने आपकी बॉडी में एंटर किया, तो यहाँ पे जो म्यूकस सेल थे, इस म्यूकस सेल के ऊपर आपके यहाँ पे मिकेनो और यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स होती हैं। देखो यहाँ पे ये जो मिकेनो और कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि अभी भी कहीं ना कहीं आपके जो नोज में या थ्रोट में कहीं ना कहीं जो म्यूकस का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं रहता ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि म्यूकस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर म्यूकस यहाँ पे पूरा कंप्लीट, मतलब एक तरह से पूरा रिमूव हो गया ना, आप एक तरह से इमेजिन कर सकते हो कि जितने भी आप एयर के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट या डस्ट पार्टिकल ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो म्यूकस जब यहाँ पे रिलीज होता है, तो म्यूकस यहाँ पे एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है। और इस जो म्यूकस होता है, म्यूकस बहुत विस्कस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका डस्ट पार्टिकल जो भी आता है, वो इसको यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस उस डस्ट पार्टिकल को आगे आपकी बॉडी में फर्दर जाने नहीं देगा, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। तो एक तरह से प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स म्यूकस शो करता है। तो म्यूकस ऐसा नहीं कि पूरा रिमूव हो सकता है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे रहता ही रहता है, ठीक है, सेक्रेट होता ही रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो बेसिकली क्या होता है, आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको बता रही थी। जब ये कोई भी बाहर एयर्स के थ्रू कोई भी इरिटेंट आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो यहाँ पे जो मैकेनो और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये आके इसके ऊपर, मतलब जो कोई भी इरिटेंट, मैकेनो और कीमो यानी कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई मैकेनिकल आपका इरिटेंट भी हो सकता है, जो इन म्यूकस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब ये म्यूकस के जो रिसेप्टर हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ये ब्लू वाले मैंने आपको दिखाया हुआ, ये आपके रिसेप्टर्स हैं। अब जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ से आपके एक तरह से वेगस नर्व जो होती है, वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में एक तरह से मेड्यूला ओब्लिंगेटा होता है। इसको मैंने यहाँ पे कट करके दिखाया है, मेड्यूला पोन्स, मेड्यूला ओब्लिंगेटा,
इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा आपने ये आपका ब्रेन का एक पार्ट होता है। इसमें ब्रेन के एक पार्ट में जो ये होता है, इसके अंदर आपका एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं एनटीएस सेंटर, ठीक है। इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, तो ये फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई, एक बार देख लेना। तो ये जो सेंटर है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जब देखो यहाँ से इरिटेंट आया, इस इरिटेंट ने यहाँ पे रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद जो ये आपका वेगस नर्व थी, वेगस नर्व के थ्रू होता हुआ यहाँ पे जो आपका ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर यहाँ पे एक सेंटर होता है एनटीएस, ठीक है। ये एक्टिवेट हुआ। अब जब ये एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, यानी आपका जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं तो ये आपकी एक तरह से एक्टिवेट हो जाएंगी। जब रेस्पिरेटरी मसल्स आपकी एक्टिवेट होंगी, अब देखो आपने ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होती है, वैसे देखा जाए तो हम तो बहुत इसको ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये मैकेनिज्म बहुत जल्दी होता है हमारी बॉडी के अंदर। आपने एकदम से ऑक्सीजन लिया, जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो आपकी जो चेस्ट है वो थोड़ा सा क्या होती है, आगे एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी थोरेसिक कैविटी है वो थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगी, और जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेल करोगे, सांस को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ोगे, तो यहाँ हमारी जो चेस्ट है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी एक तरह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स में देखो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है कि रेस्पिरेटरी में आपका जो इंस्पायरेटरी फेस होता है, इंस्पायरेटरी फेस में जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो तो बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल इंट्रा जो कोस्टल मसल्स होती हैं वो आपका डायफ्राम होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका थोरेसिक कैविटी है ये आपकी एक्सपैंड कर जाती है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फैसिलिटेट ऑफ द एयर मूवमेंट इनटू अ लंग्स, आपकी जो एयर है वो आपके लंग्स में जाएगी, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद फिर आपको पता है कि वो ब्लड के साथ होते हुए आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। और उसके बाद इंट्राथिकल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है आपका। ऐसी फिर आपकी कंप्रेशन फेज आता है। कंप्रेशन फेज में आपका जो वोकल कॉर्ड होता है और यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है, ये बीच का होता है, ठीक है। ये आपका जब इनहेल और एक्सेल आप कर रहे हो तो उसके बीच का होता है ये, ठीक है। अगर आप अपनी सांस को एकदम से रोक लोगे ना तो यहाँ पे आपकी ना बॉडी, आपकी ना जो ये जो आपकी नोज है आपका एक तरह से ऑक्सीजन बाहर आने को करेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने अंदर वेस्टेज इकट्ठा किया हुआ है, गैसेस जो लंग्स में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ चुकी है, अब वो बाहर आने के लिए तैयार होगी। तो आपकी अगर आप 2 मिनट के लिए सांस भी रोक लोगे ना, सॉरी 2 मिनट के लिए, तो क्या अगर आप 20 मिनट सेकंड के लिए भी अपनी सांस रोकोगे तो एकदम से आपकी बॉडी का ऐसा रहेगा कि मैं फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दूं, ठीक है। तो ये यही वाला फेस होता है। तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड जो होता है और एपिग्लोटिस क्लोज रहता है उस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ पे एपिग्लोटिस क्लोज पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। और इंट्राथिकल प्रेशर जो है यहाँ पे बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी चेस्ट पे भी जब आप ऑक्सीजन को, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं छोड़ोगे ना तो आपकी चेस्ट पे एक प्रेशर फील होगा कि फटाफट इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंड टू एंड क्या होता है, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपने अपने लंग्स में इकट्ठा की हुई है उसको आप एकदम से एक्सेल कर देते हो। तो ऐसे ही हमारा वही होता है कि ओपनिंग ऑफ एपिग्लोटिस एंड वोकल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो आपकी एक्सपायरेटरी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और आपकी थोरेसिक कैविटी आपकी यहाँ पे डिप्रेस्ड हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो प्रेशर था, यहाँ पे प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा। अब देखो जब आपने एकदम से ऑक्सीजन को छोड़ा बाहर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम से छोड़ दिया बाहर, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको जो म्यूकस है ना वो म्यूकस आपकी जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ोगे ना पूरी प्रेशर के साथ, तो यहाँ पे कफ की साउंड आएगी, ठीक है। आप कभी देखना जब कोई रात कोई सोता है तो एकदम से कफ की एक तरह से क्या होती है, साउंड आती है। और जब किसी को जुकाम वगैरह होता है तो एकदम से उसको एक अलग से इसकी एक लगता है कि इस बंदे को कफ है, ठीक है, उसकी अलग से साउंड कर रही होती है उसकी नोज। तो यहाँ पे एक तरह से इसको हम बोलते हैं कफ साउंड रिलीज होती है। तो ये आपको वैसे मैंने आपको ये पूरा इसलिए बताया कि इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, एक तरह से कफ साउंड कैसे आती है ये। तो बेसिकली कफ साउंड बताने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया था कि जो कफ होता है, जब कफ बाहर आता है ना, जैसे आपके थ्रोट है, नोज है, ठीक है, यहाँ पे जब ये कफ ऊपर भी करते हैं क्योंकि जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है तो ऑब्वियस बात है कफ ऊपर भी आएगा। तो ये कफ यहाँ पे ऊपर मूवमेंट करता है और इस वजह से क्या होता है, स्पूटम एज अ मतलब आता है बाहर, ठीक है। फिर स्पूटम में जो भी आगे फर्दर जो होता है, यानी जो अगर आप कफ को आगे फर्दर देखोगे ना तो आपकी वैसे तो कफ नंबर ऑफ टाइप्स आप देखोगे, ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे वेट कफ और ड्राई कफ होता है, ठीक है। वेट कफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन ड्राई कफ जो होता है वो इतना हेल्पफुल नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो इतना अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई कफ में क्या होता है, स्पूटम नहीं आता आपको,
ठीक है। लेकिन वेट कप में स्पूटम आता है, म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस स्पूटम आप बाहर स्प्लिट भी करोगे, लेकिन यहाँ पे जो ये आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा, देखो अगर स्पूटम बाहर आप स्प्लिट करते रहोगे तो इट मीन्स जो आप बाहर से हार्मफुल या जो भी इरिटेंट आप ले रहे हो, ठीक है, वो आपके स्पूटम के थ्रू बाहर आप थ्रो कर रहे हो, उसको बाहर स्प्लिट कर रहे हो। लेकिन ड्राई कफ में क्या होता है, ड्राई कफ में आप स्पूटम को थ्रो भी नहीं कर स्प्लिट भी नहीं कर पाओगे। जब स्प्लिट नहीं करोगे तो ऑब्वियस बात है, ये जो ड्राई कफ है ये आपकी बॉडी में एज इट इज रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको सप्रेशन होता रहेगा, ठीक है, एक तरह से इसको सप्रेशन करता रहेगा हमारी बॉडी में। तो ड्राई कफ और वेट कफ में ये थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो ये मैकेनिज्म है ना, ये वाला मैकेनिज्म मैंने आपको भी दिखाया है कि म्यूकस सेल से होता हुआ यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में जाता है। तो ये चीज आपको लर्न रखनी है हमेशा, ठीक है, क्योंकि आगे आप जो ड्रग्स भी पढ़ोगे ना तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको ये जो कीमो रिसेप्टर है इसको ब्लॉक करना है तो कौन सी ड्रग देनी है, तो ये इसी को हम यहाँ पे देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कफ का था मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है, बेसिक थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप, वैसे मेरे को लगता नहीं कोई पॉइंट छूट गया होगा, वैसे यहाँ पे जितना मैंने अभी आपको बताना था मैंने आप ये बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सपेक्टरेंट और यहाँ पे एंटीटस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।